MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका फेवरेट शो राष्ट्र सर्वोपरि। सबसे पहले आज राष्ट्र सर्वोपरि में बताएंगे कि सदन में सरकार एक नया बिल लेकर आई तो कैसे हंगामा हुआ, विपक्ष ने कैसे मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। फिर बताएंगे कि टैरिफ बम फोड़ने वाले ट्रंप को 3 महाशक्तियों ने कैसे दे दी है चुनौती, नया वर्ल्ड ऑर्डर है आने वाला। इसके बाद बात होगी कर्ज के बोझ में दबता हुआ पाकिस्तान अब बनने जा रहा है एक संस्था का गुलाम। इस पर भी देंगे आपको विशेष जानकारी और फिर दिखाएंगे आपको कि शिक्षा के मंदिर में कैसे एक छात्र पर हमला किया गया और शिक्षा की मंदिर कैसे खूनी इमारत बन गई। सबसे पहले बात करते हैं सदन। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नेता अगर अपराधी हो तो जनता का भरोसा सबसे बड़ा कैदी बन जाता है, लेकिन लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार यही है कि अपराधी नेता कहलाने लगे। आजकल लोकतंत्र का सबसे बड़ा दर्द भी यही है कि अदालतों में अपने ऊपर केस हटवाने वाले लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसी को लेकर देश की संसद में बवाल मचा है। सरकार बिल लेकर आई है कि अगर नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो उसको अपना संवैधानिक पद छोड़ना होगा, लेकिन इसी पर विपक्ष ने जो बिल फाड़कर उछाला है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार इसका गलत फायदा उठा सकती है। लेकिन जो संसद में हुआ उस पर यह सवाल बनता है कि क्या यह लोकतंत्र में अधिनायकवाद विरोधी संदेश है या सिर्फ ड्रामे की ट्रेन है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पीएम सीएम या फिर मंत्री अगर कोई जुर्म भी कर दे तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कई बार ऐसा होता देखा भी गया है कि गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के बाद मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं और पद छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं वो। अब ऐसे नेताओं के लिए संसद में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री पर कोई गंभीर आपराधिक मामले लगते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, तो उनकी कुर्सी तुरंत चली जाए। माननीय सदस्य और उपसभापति है, भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय सदस्य, This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. You are innocent until proven guilty. कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देश की संसद में आज एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ऐसा विधेयक पेश किया गया जो साफ करता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री, अगर गंभीर आपराधिक आरोप है और 30 दिन जेल में रहता है तो सत्ता से उसकी छुट्टी तय है। लेकिन क्या हुआ, विपक्ष भड़क गया, विधेयक की कॉपी फाड़ दी गई और हद तो तब हो गई जब वो कॉपी सीधा गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फेंक दी गई। तो क्या अब भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कड़ा कानून लाना भी अपराध है? क्या जनादेश से बने आपराधिक प्रवृत्ति वाले मंत्री को जवाबदेही से बचाने के लिए हंगामा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष अब संसद को अराजकता का अखाड़ा बनाना चाहता है? भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये वो नेता हैं जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताते हैं, लेकिन जब कानून उनके दरवाजे तक पहुंचता है तो यही नेता लोकतंत्र को बंधक बना लेते हैं। कॉपी फाड़ना, गृह मंत्री पर फेंकना, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता
विधेयक बिल्कुल सही है कि नेता जेल में हो या बेल पर कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं। सदन में इस दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics? मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। दरअसल शाह ने आज 3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 और तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की और हंगामा इतना बरपा कि स्पीकर को बार-बार चेतावनी देनी पड़ी। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए, उसके बाद ये स्थिति है आपकी। इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी तो इसको भी समझ लीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जेल में रहते भी पद पर थे। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए भी पद पर थे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल जेल में रहते हुए भी मंत्री पद पर रहे थे। अगर ये कानून 10 साल पहले आ गया होता तो कई नेताओं की कुर्सियां जा चुकी होती और इनमें पहला नाम तो लालू प्रसाद यादव का होता। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व सीएम थे। उनका नाम चारा घोटाले मामले में था। 1500 दिनों की जेल उनको हुई थी। दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। दिल्ली के पूर्व सीएम रहे। शराब घोटाला मामले में नाम आया, 175 दिन जेल में रहे थे। तीसरा नाम है हेमंत सोरेन का, झारखंड के सीएम हैं। जमीन घोटाला मामले में नाम आया, कई दिनों तक जेल में रहे, जेल से सरकार भी चलाई। चौथा नाम है आजम खान का, पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जेल में बंद हैं। 2022 जेल से चुनाव लड़ा, जेल से विधायकी चलाते रहे। पांचवा नाम है अफजाल अंसारी का, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कई केस दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, जेल से चुनाव लड़ा है। ये वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति का भरपूर फायदा उठाया, लेकिन इनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है और इसलिए डर से सदन के अंदर हंगामा बरपा। तो सवाल भी उठता है कि अब क्यों? क्या नेताओं को संभावित जांच की टेंशन है? जब नेता निर्दोष है तो जांच से क्यों डरते हैं? विपक्ष को टेंशन है, उनका खेल खत्म होने वाला है। क्या विपक्ष इस कानून से इसलिए डर रहा है कि उनके कई नेता जेल की दहलीज पर हैं? इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। ये कानून आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेताओं की जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी कानून के दायरे में आएंगे, लेकिन कुछ लोग इसी जवाबदेही से भाग रहे हैं। लेकिन कानून से भागने की कोशिश अब नहीं चलेगी। अपना अपराध बचेगा, ना अपराधी, और इसको जेपीसी को भेज दिया गया है। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। केंद्र का दावा साफ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं और कोई मंत्री भी नहीं।
तो फिर डर किस बात का? अगर आप पाक साफ हैं तो डर क्यों? डर इस बात का कि कल कुर्सी जाएगी, या इस बात का कि असली चेहरा सामने आएगा? क्योंकि जिनके दामन पर दाग हैं वही कानून के सबसे बड़े विरोधी हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन बारिश कागज के टुकड़ों की हुई है। जहां लोकतंत्र की किताब पढ़ी जानी चाहिए, वहां उस बिल के पन्ने फाड़े गए हैं, बाकी आपके ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां सवाल बड़ा है कि शिक्षा का मंदिर अगर खून से रंगने लगे तो अभिभावक किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल भेजे? जहां पर कलम से नसीब लिखा जाना चाहिए, वहां अब खंजर से मौत लिखी जा रही है। स्कूल में हो रही ऐसी घटनाएं अभिभावकों की चिंता बढ़ाती हैं और देश के तमाम स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाती हैं कि हमारे पैसे को निचोड़ कर बनाई गई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किस काम की हैं? ये सिक्योरिटी गार्ड किस काम के हैं? ये सीसीटीवी कैमरे किस बात के लिए लगाए गए हैं? स्कूल का प्रिंसिपल किस काम का है? यह कैसी व्यवस्था है? और आज खबर वही है, अहमदाबाद से है यह खबर। लापरवाही का आरोप 7th डे स्कूल के प्रशासन पर लगा। घटना तो हुई, समय पर इमरजेंसी हेल्प नहीं पहुंच पाई, 108 तक को नहीं बुलाया गया। सोचिए क्या जिम्मेदारी है उन स्कूलों की जिनके जिम्मे पर हम अपनी औलाद सौंप आते हैं। उनको यह जिम्मेदारी तय करनी होगी, लेकिन यह भी सोचना होगा कि आखिरकार स्कूल में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। आपको बताता हूं मैं, इससे पहले कितनी घटनाएं स्कूलों में हुई हैं, किस राज्य में कितनी घटना हुई है, वो सब मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन यह भी जानिए कि 2025 में ही गुजरात में यह हुआ। इससे पहले 2018 में गुजरात के वडोदरा में एक ऐसी घटना हुई थी। 2025 में इसी साल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराजगंज में ऐसी घटना हुई थी, जब एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया था। गाजीपुर में ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। 2007 में हरियाणा में गुरुग्राम में जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल था, उसमें यह घटना सामने आई थी। वो तो मतलब स्कूल के इतिहास में पहली शूटिंग की घटना बताई गई थी, जो 2007 में गुरुग्राम में हुई थी। 2017 में स्कूल के अंदर 2 साल के प्रद्युम्न को मार दिया गया था। वो रैन इंटरनेशनल स्कूल का पूरा वाकया, पूरी घटना आपको याद होगा। 2017 में दिल्ली और मध्य प्रदेश में, 2022 में भी ऐसी घटना हुई थी राजस्थान में। हर राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता बढ़ा रही हैं। छात्रों के साथ हो रहे अपराध, जो खुद छात्र दूसरे छात्र पर हमला करते हैं, ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। ये भीड़ स्कूल के बाहर जमा हुई है क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। अहमदाबाद का खोखरा 7th डे स्कूल, उसके गेट के सामने एक बच्चे पर चाकू से हमला किया गया। पीड़ित बच्चा 7th डे स्कूल से निकल रहा था। उस बच्चे और आरोपी के बीच एक हफ्ते से पहले झगड़ा चल रहा था, लेकिन यह विवाद बढ़ा और अंजाम मौत तक पहुंच गया। लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी है कि आप सुनकर सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। स्कूल के गेट पर यह सब हुआ और स्कूल प्रशासन ने मदद तक नहीं की, 108 को नहीं बुलाया, उस बच्चे को ऐसे ही घायल छोड़ दिया। अहमदाबाद की 7th डे स्कूल में कल एक बच्चे की हत्या कर दी है। आज लोग यज्ञ मात्रा निकली है तो लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने धक्केमारी करके काफी महिलाओं को भी चोट पहुंचाई। आप लोगों को कहना है काफी इधर अदर कौम के लोग रहते हैं, इसलिए इधर अभी कहीं न कहीं बाधा होती रहती है। प्रशासन कह रहा है कि जांच कर रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि जो लड़का मरा वो सिंधी था और जिस लड़के ने मारा वो मुसलमान था। इसको लेकर पूरे इलाके में तनाव। क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 7th डे स्कूल की लापरवाही से जान गई। अगर सही समय पर छात्र को मदद पहुंचा दी जाती
108 को कॉल कर दिया गया होता तो बच्चे की जान बच सकती थी। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि 7th डे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। स्कूल में हो रही हिंसा की घटनाएं सवाल अभिभावकों के मन में पैदा करती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि इसी साल गाजीपुर में एक निजी स्कूल में 2 गुटों के छात्रों में झगड़ा हुआ। 14 साल के छात्र को चाकू से गोद दिया गया, उसकी मौत हो गई। फिर महाराजगंज में इसी साल 10वीं के छात्र की हत्या उसी के कक्षा के 2 छात्रों ने कर दी। वडोदरा में 2018 में स्कूल टॉयलेट में 14 साल का छात्र झगड़ा कर बैठा और सीनियर ने चाकू निकालकर टॉयलेट में उस छात्र की हत्या कर दी। पंचकुला में 2018 में कक्षा 11 का छात्र स्कूल के बाहर 10 से 15 लड़कों के साथ झगड़े में फंसा, चाकू से उस पर हमला कर दिया गया, छात्र की मौके पर मौत हो गई। 2017 में रायन इंटरनेशनल स्कूल में 2 साल के प्रद्युम्न को उसके साथी बच्चे ने मार दिया क्योंकि उसे टीचर पेरेंट मीटिंग डिले करानी। 2017 में कक्षा 9 का छात्र मारा गया, मामूली बहस झगड़े में बदली और चाकू से उसे गोद दिया गया। भोपाल में 2017 में कक्षा 12वीं का छात्र अपने ही क्लासमेट से झगड़े में उलझा, आरोपी छात्र ने उसे चाकू मार दिया, उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम में 2007 में यूरो इंटरनेशनल स्कूल में शूटिंग हुई थी। 14 वर्षीय अभिषेक त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वजह थी आपसी रंजिश। भारत के स्कूली इतिहास में यह पहली स्कूल शूटिंग की घटना कही जाती है। ये सारी घटनाएं भले ही अलग अलग साल और अलग अलग चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मालिकाना हक छिन जाए उसका इतिहास मिटने में देर नहीं लगती है। संस्था या मुल्क हक से ही आबाद रहते हैं। अगर यही नहीं है तो संस्था एक बंद पड़ा कमरा है और देश एक जमीन का टुकड़ा है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के हुक्मरान IMF के इशारे पर चल रहे हैं। IMF कहता है अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ को बदलो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। IMF कहता है कि अपने सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान कहता है जी हुजूर। IMF कहता है टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान कहता है अलादीन के चिराग की तरह हुक्म मेरे आका, वही होगा जो आपका फरमान होगा। IMF के अधिकारियों का यही अरमान है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो रोटी कैसे मिलेगी पाकिस्तान को? जनता वैसे ही सड़क पर है। अब हुक्मरानों के आरामगाह में घुस जाएगी ये जनता। इसलिए मालिक जो कहते हैं उनके हुक्म की तामील करो। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की लाचारी का प्रमाण है। IMF की चाबी से चल रहा है इस्लामाबाद। शहबाज का पाकिस्तान या IMF का गुलामिस्तान? क्या पाकिस्तान आजाद देश या IMF का नया प्रोजेक्ट? कोई खैरात में कुछ नहीं देता, हर चीज का सौदा होता है। यह बात पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान की सरकार को करोड़ों डॉलर दिए तो लगा कि मजे ही मजे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि फंड देकर IMF ने पाकिस्तान के खजाने पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। जी हां, तभी तो IMF रोज पाकिस्तान की सरकार को नए नए नियम बता रहा है। और अब तो हद हो गई कि IMF ने शहबाज शरीफ सरकार को आदेश दिया कि वो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक बोर्ड से फाइनेंस सेक्रेटरी को तुरंत हटाए। इतना ही नहीं, कानून बदले ताकि केंद्र सरकार के अफसर कमर्शियल बैंकों की जांच ना कर पाए। अभी क्या होता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, वो सेंट्रल बैंक जो उनका है उसके जो चेयरमैन हैं उनको बुलाता है, डायरेक्टर जो उनके हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनको बुला के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहता है ये बोलो वो बोलो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ें नहीं की जाती। इसीलिए IMF अब खेल समझ चुका है पाकिस्तान का कि वहाँ पर वो सीरियस नहीं है। हम लोग पैसे तो दे देते हैं, फिर उनसे कहते हैं भाई पैसे लौटाओगे कब? अरे वो इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें जो हैं अब IMF समझ गया है कि पाकिस्तान को पैसा देना एक गलत निर्णय है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने शहबाज सरकार के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 2 खाली पड़ी डेप्यूटी गवर्नरों की पदों को तुरंत भरने के लिए कहा है।
इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में संशोधन करने को कहा है। पिछले 3 साल में दूसरी बार आईएमएफ ने फाइनेंस सेक्रेटरी को बाहर करने का आदेश दिया है। ये तब है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है। 2022 में आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने एसबीपी को पूर्ण स्वायत्तता दी थी और बोर्ड में वित्त सचिव के मतदान अधिकार हटा दिए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान चल रहा है? पाकिस्तान अब पूरी तरह आईएमएफ के कब्जे में आ गया है और जो बड़ी बड़ी बातें करता है उनका मुल्ला मुनरिया, हर चीज़ में वो जाता है। अब देखेंगे जब आईएमएफ की डेलीगेशन आएगी उसके साथ नेगोशिएट करने भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बाहर बैठ के चाय बनाएंगे और मुल्ला मुनीर अंदर बैठ के डिस्कशन उनके साथ करेगा। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की हालत जिस तरह से अब ये आदेश मिला है, आईएमएफ भी समझ गया है कि टाइगर, इस देश का कोई इलाज नहीं है। मौजूदा कानून के अनुसार फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के सदस्य तो हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं रखते। एक्सचेंज रेट तय करना या ब्याज दर तय करना जैसे अहम फैसले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कह रहे हैं कि सरकार ने अभी आईएमएफ की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और बातचीत जारी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं तो संघीय सरकार की केंद्रीय बैंक से नाराजगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि आईएमएफ से भीख में मिले अरबों डॉलर अब इस्लामाबाद के गुलामी की जंजीरें बन चुके हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा सेंट्रल बैंक से फाइनेंस सेक्रेटरी को निकालो। पाकिस्तान बोला जी हुजूर। आईएमएफ ने कहा अपने ही सरकारी अफसरों को बैंकिंग जांच से दूर रखो। पाकिस्तान बोला जैसा हुक्म। आईएमएफ ने कहा टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ। पाकिस्तान बोला और कुछ हुक्म। पाकिस्तान वर्तमान में 7 अरब डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज पर काम कर रहा है और लगभग 1 अरब डॉलर के किस्त पाने के लिए आईएमएफ की शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पिछले साल आईएमएफ ने पाकिस्तान के 39 महीने की अवधि के लिए ऋण देने पर सहमति जताई थी। तो अब कंगालिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को सिर्फ लोन नहीं दे रहा है, आईएमएफ अब पाकिस्तान चला रहा है। तो सवाल भी यही है कि पाकिस्तान की आजादी कैसी है? ये कैसा मुल्क है जो अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी विदेशी एजेंसी को सौंप चुका है? जब भारत डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से आगे बढ़ रहा है, तब पाकिस्तान आईएमएफ के इशारों पर ठुमके लगा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कब संभलेगा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी संभलेगा भी? आज सवाल पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान की रीढ़ पर है। आईएमएफ ने नकेल डाली है और इस्लामाबाद घुटनों पर आ गया है और आने वाले सालों में पाकिस्तान का बजट इस्लामाबाद में नहीं वॉशिंगटन में बनेगा और सरकार आईएमएफ चलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सत्ता अहंकार से नहीं विवेक से चलती है और जब विवेक हार जाए तो महाशक्ति भी डूब जाती है। और वही हुआ है अमेरिका में। अमेरिका को ट्रंप ले डूबेंगे। वो अमेरिका को अंदर से ही नहीं बाहर से भी कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका को लगा कि टैरिफ वाला दांव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फर्जीवाड़े के ऊर्जा का तेल है, लेकिन उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। अमेरिका का असली चरित्र सबके सामने आ गया है। बाकी के देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के राज में अमेरिका जहां हाथ लगा देता है वहां जमीन खिसक जाती है। लेकिन सुपर पावर की चिंता इस बात से भी है कि अब उसकी ताकत कम हो रही है। कहते हैं कि कम होती ताकत रसूखदार का आईना होती है और वही आईना उसे सबसे ज्यादा चुभता है। अमेरिका की चिंता इस बात से भी बड़ी है कि भारत, रूस और चीन मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का टैरिफ वाला सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपने लिए दूसरे नए और सबसे बड़े बाजार ढूंढ लिए हैं। ट्रंप परेशान हैं। दुनिया के कई देशों ने उनको अलग थलग कर दिया है। टैरिफ वॉर ने ट्रंप को अपने ही देश में बेगाना बना दिया है।
उसने सोचा था भारत पर टैरिफ लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी, लेकिन भारत के लिए ट्रंप के दूसरे दुश्मन और भारत के दोस्त ने अपनी मार्केट खोल दी। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी साझा करने और समझाने के लिए किए गए फोन कॉल का मतलब है कि भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। ट्रंप के लिए यह संदेश नहीं, यह चेतावनी है कि भारत दुनिया में अकेला नहीं है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत के साथ हैं और भारतीय उत्पाद दुनिया में कहीं भी अपना डंका बजाने में माहिर है। रूस ने भारत के लिए बाजार खोला तो पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो ट्रंप के दिल में भी आग लग गई होगी। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें चीन आने का भी न्योता दे दिया है। अब दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को में बढ़ती नजदीकियों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। तेल से लेकर ब्रिक्स तक हर मोर्चे पर भारत, रूस और चीन का यह नया त्रिकोण अमेरिका की ताकत को चुनौती देता दिख रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है और दुनिया की महाशक्ति का ताज धीरे धीरे अमेरिका के सिर से खिसकता नजर आ रहा है। तो ट्रंप के दांव जैसे ट्रंप पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। इसी के लिए कहा गया है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। यही हालत है इस समय अमेरिका की और ट्रंप। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर नई खबरों और नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH